नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 10 राज्यों की 37 सीटों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 16 मार्च को राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवारों को 5 मार्च तक नामांकन करना होगा। 16 मार्च को ही मतदान के बाद मतगणना होगी। हरियाणा के 2 सांसदों का 9 अप्रैल तक कार्यकाल है। सांसद किरण चौधरी, रामचंद्र जागड़ा का 9 अप्रैल तक कार्यकाल और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बाबत राज्यसभा सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हरियाणा से भी 2 सीट हैं। 16 मार्च को ही मतदान के बाद मतगणना हो जाएगी। 10 राज्यों की 37 सीटों का ये नोटिफिकेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। हरियाणा के 2 सांसदों का 9 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में इन 2 सीटों पर भी चुनाव होना है। 16 मार्च को ही मतदान के बाद मतगणना हो जाएगी और आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सांसद की घोषणा भी हो जाएगी उस सीट के लिए। ये देखिए जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं राज्यसभा सीटों को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। राज्यवार 10 राज्य हैं, इसमें 37 सीटों के लिए बाकायदे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और तिथि भी बताई गई है कि किस तारीख को कैसे ये जो है चुनाव कराने जाने हैं। और राज्यसभा सीटों को लेकर के जो नोटिफिकेशन उसमें हरियाणा की 2 सीटें हैं राज्यसभा की, जिसपे 2 सांसदों का कार्यकाल जो है वो 9 तारीख तक खत्म हो रहा। तो 10 राज्यों की 37 सीटों पर जो है चुनाव होना है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 37 सीट राज्यवार हम आपको दिखा रहे थे कि अलग अलग जगहों पर, इसमें हरियाणा की 2 सीटें हैं। हमारे साथ इनपुट हेड जुड़ गए हैं दीपक शर्मा तमाम जानकारी के साथ खबर पर। दीपक बताइए जरा, हरियाणा की 2 सीटें भी हैं, इसमें दिलचस्प है ये पूरा। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प रहने वाला है और नजर अगर बात करें तो इसके ऊपर लगातार लंबे समय से बनी हुई थी। जी यूं तो पूरे देश में अगर बात की जाए तो 37 ऐसी सीटें हैं राज्यसभा की जिसको लेकर के ये चुनाव होना है। राज्यसभा सांसद को लेकर के, राज्यसभा सदस्य को लेकर के। लेकिन हरियाणा की बात करें तो उसमें 2 सीटें हैं। 2 सीटों में एक सीट पर रामचंद्र जांगड़ा जो अभी सांसद हैं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो, और उनका अभी 9 अप्रैल तक का उनका कार्यकाल है। इसी के अलावा किरण चौधरी, उनका कार्यकाल भी 9 तारीख को समाप्त हो रहा है। पहले तो इन दोनों के बारे में बताना चाहूं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें रामचंद्र जांगड़ा का तो कार्यकाल पूरा रहा, लेकिन किरण चौधरी की अगर हम बात करें तो किरण चौधरी को 2024 में अगर बात करें 2 वर्ष पहले ही जो है उन्हें ये जो है उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। क्योंकि उससे पहले अगर बात की जाए तो हरियाणा में राज्यसभा के सांसद किरण चौधरी से पहले इस सीट पर दीपेंद्र हुड्डा थे। ये उनका कार्यकाल था 9 तारीख का। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनावों में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार बने थे कांग्रेस के और उन्होंने जीत हासिल कर दी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा था ये चुनाव लड़ने के दौरान। और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। और ये वो समय था जब किरण चौधरी जो कि कांग्रेस में हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, किरण चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। दीपेंद्र हुड्डा की जो जगह जो सीट खाली हुई थी उस सीट पर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था और निर्विरोध जो है वो निर्वाचित हुई थी किरण चौधरी। हालांकि बाद में उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी हरियाणा विधानसभा की टिकट दी गई थी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर है श्रुति चौधरी। लेकिन किरण चौधरी का जो कार्यकाल है वो अब 9 तारीख को अगर बात की जाए तो 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्योंकि 37 राज्यसभा सीटों को लेकर के जो ये चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ है, तो ऐसे में उनमें 2 सीटें हरियाणा की भी है, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी। इन 2 जो सांसद है इनकी जो कार्यकाल खत्म हो रहा है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। तो उससे पहले अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है 16 तारीख को। 16 मार्च को जो अगर बात की जाए तो ये चुनाव होना है, मतदान होना है। लेकिन ये मतदान तभी होता है अगर हर सीट पर 1 से अधिक लोग जो है नामांकन करते हैं। नोटिफिकेशन 26 तारीख से होगा, 5 मार्च तक का वो समय होगा जब जो है यहाँ पर नामांकन किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा की बात करूं तो मौजूदा हरियाणा में आंकड़ा है, क्योंकि इसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो मतदान करते हैं। और हरियाणा में जो आंकड़ा है,
अगर सीधे सीधा अगर ये चुनाव रहता है, हालांकि कांग्रेस के लिए ऐसा आसान है नहीं, लेकिन ये सीधा सीधा चुनाव रहता है तो ये बीजेपी, एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सीधे सीधे अगर ये तो चुनाव रहता है किसी तरीके से, जो सभी विधायक अपनी पार्टी के साथ स्टैंड रखते हैं और चुनाव में रहते हैं, पार्टी अपना डिसीजन लेती है, तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो पार्टी के उम्मीदवारों पर भी निर्भर करता है और उसके बाद नामांकन में भी देखा जाएगा कि कितने लोग इसके लिए नामांकन करते हैं। अगर एक एक व्यक्ति ही दोनों सीटों पर नामांकन करता है तो ये निर्विरोध हो जाएंगे, फिर शायद 16 तारीख के मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी सीट पर दूसरा दावेदार आ जाता है तो 16 मार्च को मतदान होगा राज्यसभा की सीट के लिए। रामचंद्र जागड़ा और किरण चौधरी, दो ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनकी जगह नए सांसदों को लेकर के आज तारीखों का ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन होगा, उसके लिए मतदान, पहले वो नामांकन होगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 16 तारीख को मतदान होगा। जी हाँ, और मतदान होगा और मतगणना भी उसी दिन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दीपक हम ये कह सकते हैं कि समीकरण अगर हम देखें बहुत दिलचस्प बन रहा है। 37 जो सीटें हैं, 10 राज्य हैं, 37 सीटें, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? और खास करके आपने जो प्रक्रिया के बारे में जो मोटा मोटी बताया है, संवैधानिक प्रक्रिया अगर देखें चुनाव की, राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, ऐसे में ये भी बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है चुनाव की, राज्यसभा सांसदों के चुनाव की, क्योंकि उच्च सदन है, आम लोग तो इसमें वोट देते नहीं है। देखिए, अगर हरियाणा की अगर बात करें तो इसमें एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनना, सदस्य बनना, ये लगभग तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो नंबर्स भी हैं कि सीधे सीधे उनका राज्यसभा में उम्मीदवार जा सकता है। हालांकि ये तमाम बातें भविष्य के घर में है, क्योंकि विधायकों का साथ रहना, और ऐसा अभी तक की अगर बात करें तो ऐसा रहा है, तो ऐसे में आसान रह सकता है। लेकिन जब दूसरी सीट की बात करते हैं तो वो भी अगर सीधा सीधा चुनाव जाता है तो वो कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय है। लेकिन ऐसा अक्सर कांग्रेस का इतिहास देखे तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की बारी में 6 वर्ष पहले जरूर हुआ था, जब निर्विरोध हुआ था। लेकिन अक्सर ऐसा देखा है कि कांग्रेस में आपसी बगावत हो जाती है, कांग्रेस में गुटबाजी हो जाती है, कांग्रेस में आपसी नाराजगियां हो जाती हैं, कांग्रेस में कई बार कहीं ना कहीं अगर बात करें, कांग्रेस में स्याही कांड भी देखे गए हैं, कांग्रेस में आपसी नाराजगी, गुटबाजी, ऐसे कई शब्द रहे। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं होता है तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना तय माना जाएगा। अगर सीधा सीधा चुनाव रहता है तो दूसरा जो है वो कांग्रेस के खाते में। लेकिन इसमें बार बार एक शब्द आता है अगर, और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है कि कांग्रेस क्या तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में तो कई दावेदार है, लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये मौका मिले, जिसमें हम चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात करते हैं, हम अगर इसमें अगर बात करें ओम प्रकाश धनखड़ की बात करते हैं, हम सुधा यादव की बात करते हैं, हम मनीष ग्रोवर की बात करते हैं, संजय भाटिया की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खुद को मानते हैं कि शायद पार्टी उन्हें मौका दे दे, इस उम्मीद में। लेकिन होता वही है जब पार्टी अपनी लिस्ट जारी करती है। ये कहीं ना कहीं अभी असमंजस चलेगा, हाईकमान के पास संपर्क भी चलेगा, लेकिन तय भारतीय जनता पार्टी को करना है। कांग्रेस में भी बात की जाए तो दावेदार तो कई है कांग्रेस पार्टी के, अभी अंदर बात की जाए तो इन दिनों चर्चा में ज्यादातर अगर बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह भी है। ब्रिजेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आए थे। उन्हें उचाना से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, लेकिन महज कुछ ही वोट से, 32 वोटों से जो है ब्रिजेंद्र सिंह हार गए थे। और इन दिनों सद्भाव यात्रा चला रखी है ब्रिजेंद्र सिंह ने, और वो मानकर चल रहे हैं कि शायद राहुल गांधी से नजदीकी के कारण इस बार उन्हें यह मौका मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें भविष्य के घर में, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। दावेदार कई हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, तो किसको कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और क्या किस तरीके से चुनावी समीकरण रहते हैं, ये तमाम बातें जब धीरे धीरे समय करीब आएगा राज्यसभा चुनावों का, राज्यसभा चुनावों में नामांकन जब होगा, और सही तरीके से बात करते क्योंकि 5 मार्च तक का समय है, और ऐसे में अधिकतर पार्टियां जो है वो 2 मार्च के बाद ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। लगभग यही कह सकते हैं कि वो 2 मार्च के बाद अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे, और ऐसे में 5 मार्च तक नामांकन हो। जब नामांकन होगा तो उसके बाद स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद तय होगा कि अगर दोनों सीटों पर कांग्रेस का भी अपना एक उम्मीदवार रहता है और भाजपा का भी, दोनों सीटों पर एक एक ही उम्मीदवार उतारते हैं,
तो ये चुनाव सीधा सीधा जा सकता है। लेकिन अगर एक सीट पर एक से दो से एक या एक से अधिक उम्मीदवार हो जाते हैं तो ऐसे में जरूरत पड़ेगी मतदान की, ये फिर विधायकों को साथ जोड़ने की। फिलहाल तो संख्या बल दोनों के पास पूरा है अपना अलग अलग, लेकिन अगर दूसरा उम्मीदवार आ जाता है तो मतदान में कहीं ना कहीं कई बातें आ सकती है कि विधायकों को साथ जोड़ना, साथ लेकर के चलना, पार्टी की गुटबाजी बीच में ना आए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पार्टियां अपना उम्मीदवार किसको बनाएंगी। और हरियाणा का इतिहास रहा है राज्यसभा का कि पूरे देश ने देखा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कारण ऐसा रहा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी, नाराजगी, क्रॉस वोटिंग, ये चीजें कांग्रेस पार्टी के अंदर रही है। लेकिन इस बार कितना सरल है, संख्या बल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पक्ष में है एक एक सीट को लेकर के। लेकिन अब जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा तो उसके बाद ही धीरे धीरे तस्वीर तय होगी। जी निश्चित रूप से दीपक, आपने बहुत सही कहा और भविष्य के गर्त में है कि क्या होने वाला है। अभी बहुत कुछ पहले कहना उचित होगा नहीं, क्योंकि ये समय बताएगा। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए 5 मार्च तक अंतिम नामांकन कर सकेंगे जो उम्मीदवार हैं। उसके बाद अभी हुआ वो की स्थिति बनेगी, तमाम परिस्थितियां बदलेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। अब ऐलान तो हो चुका है तारीखों का, लेकिन आने वाले समय में हम देखते हैं कि इन दोनों सीटों पर हरियाणा की कौन काबिज होता है। आगे बढ़ेंगे जिनसे खबर आपको बताते हैं, जहां पर उचाना के दौरे पर सीएम नायब सैनी हैं। थोड़ी देर में उचाना पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। नायब सैनी उचाना अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। 103 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।